कारवां के चलने से कारवां के रुकने तक मंजिलें नहीं यारों, रास्ते बदलते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, चुनाव के पहले मोदी की मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पिछली बार इसी कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे को लेकर हो रहे खुलासों से बीजेपी घिर चुकी है। चुनाव से पहले एक ऐसे घोटाले के आरोप में बीजेपी फंसी हुई है जिससे वो बेदाग नहीं निकल सकती है। इसके साथ ही विपक्ष को कमजोर करने के चक्कर में बीजेपी ने जितनी कार्रवाइयां विपक्षी दलों या उसके नेताओं पर की हैं, वो सब भी अब बीजेपी पर ही उल्टी पड़ रही हैं। क्योंकि इन कार्रवाइयों से डरकर चुप बैठने की जगह विपक्ष अब घायल सांप की तरह उठकर फन उठाकर हमले के लिए तैयार हो गया है। विपक्ष ने लोकतंत्र को बचाने के लिए महारैली तो आज कर ही ली है। इसके अलावा अब महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और सामाजिक ध्रुवीकरण के उन तमाम मुद्दों को पूरी ताकत से विपक्ष उठा रहा है जिन पर बीजेपी ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी की चुप्पी पहले ही लोगों को खटक रही थी और अब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कुछ और खुलासे हुए हैं जिन्हें पढ़कर सुनकर लोग हैरान रह गए हैं कि कैसे बीजेपी उनकी जान के साथ खिलवाड़ करती रही है और कैसे देश की कानून व्यवस्था को भी कमजोर किया गया है। पिछले एक हफ्ते में इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो नई जानकारियां सामने आई हैं, उससे पता चलता है कि दवाओं के परीक्षण में यानी कि लैब में जो दवाइयां टेस्ट होती हैं उसमें फेल होने वाली फार्मा कंपनियों से बीजेपी को लाखों करोड़ों का चंदा मिला है। इसके अलावा यह भी पता चलता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड पर फैसला सुरक्षित रखा गया था तब भी बॉन्ड छापने का काम जारी था। इस बात का खुलासा भी हुआ है कि विपक्ष पर हमले करने के लिए ईडी का इस्तेमाल बीजेपी ने किया है। बीजेपी को मिले बेनामी धन पर भी सवाल उठे हैं और सवाल यह भी उठ रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के खातों को सीज करने के बाद अब कांग्रेस को परेशान करने का नया रास्ता बीजेपी ने निकाल लिया है। लेकिन इससे भी बीजेपी ही फंस चुकी है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से फिर पड़ताल करेंगे कि किस तरह इस बार के चुनाव में अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंस गई है बीजेपी। सबसे पहले लेकिन सुनते हैं एक बड़े खुलासे को जो कांग्रेस की शुक्रवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है। सुनिए जरा। Representation of People's Act clearly mandates the treasurer of any political party to submit to the Election Commission the details of donations received in the last financial year. In 2017-18, total donations without any address was 42 crores for the BJP. And for the same year, Congress was penalized to the tune of 135 crore rupees just for 14 lakh rupees. From the Congress party, they are asking 1823 crores. The BJP should also pay 4600 crore rupees because of these violations. There should be a level playing field. This is nothing but tax terrorism against the Congress, making completely unjustified and unreasonable demands while allowing the BJP to go scot-free. दरअसल शुक्रवार को आयकर विभाग ने कांग्रेस को नया नोटिस भेजा जिसमें उसे लगभग 1823 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए कहा गया है। इससे पहले शुक्रवार को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने टैक्स रीअसेसमेंट कार्यवाही के खिलाफ दायर की गई कांग्रेस की याचिका को खारिज किया था और कुछ ही घंटों में आईटी ने कांग्रेस को नोटिस भेज दिया। नोटिस 2017, 18 और 2020-21 के लिए दिया गया था और इसमें जुर्माना और ब्याज दोनों शामिल था। इस नोटिस पर कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बीजेपी को 42 करोड़ रुपए का चंदा देने वालों का न कोई नाम है और न ही कोई पता है, लेकिन आईटी बीजेपी पर कोई कार्रवाई नहीं करता। कांग्रेस ने बीजेपी पर लोकसभा चुनाव से पहले उसे आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए टैक्स आतंकवाद का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। तो देश में सत्तारूढ़ दलों पर पहले भी कई तरह के आरोप लगे हैं और विपक्ष को दबाने की कोशिशें भी हुई हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी विपक्षी दल के सारे पैसे जब्त करके और उसे आर्थिक तौर पर एकदम कमजोर करके फिर चुनाव में उससे मुकाबला किया जा रहा है। अगले कुछ दिनों में चुनाव शुरू होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी जहां एकदम मालामाल है तो वहीं कांग्रेस को बिल्कुल खाली हाथ करके बीजेपी असमानता का नया लोकतंत्र बनाने में लगी हुई है। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी की इस कोशिश का तगड़ा जवाब दे दिया है। शनिवार को कांग्रेस ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें 8000 करोड़ रुपए की बीजेपी की वॉशिंग मशीन को दिखाया गया और इसमें बताया गया कि कैसे भ्रष्टाचार के दाग इसमें बीजेपी धो रही है। कैसा वॉशिंग पाउडर आ गया है। यह है उस वॉशिंग पाउडर का नाम, मोदी वॉशिंग पाउडर। जिद्दी से जिद्दी दाग हो,
चाय का दाग हो, सब्जी का दाग हो, किसी भ्रष्टाचार का, रेल घोटाले का, खेल घोटाले का, निर्माण घोटाले का, सिंचाई घोटाले का, कोयले घोटाले का, चिटफंड का कोई दाग हो, ये मोदी वॉशिंग पाउडर और ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन, ये आपके सामने लाना आवश्यक था। देश जानना चाहता था, सब जानना चाहते हैं साहब ये कौन सी वॉशिंग मशीन आ गई मार्केट में, और इसकी कीमत मैं आपको बताता हूं, घबराइएगा मत सुनकर। 8,552 करोड़ की ये वॉशिंग मशीन है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा आया था, 8,552 करोड़ की वॉशिंग मशीन जिद्दी से जिद्दी दाग छुड़वाएगी। आप भी खरीद लीजिए, काम आएगी। बीजेपी किस तरह भ्रष्टाचारियों को बचा रही है, इसका खुलासा कांग्रेस ने किया। आपको बता दूं कि हाल ही में कोयला घोटाले में आरोपी बने नवीन जिंदल अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उन्हें कुरुक्षेत्र विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह एयर इंडिया मामले में घोटाले का आरोप मनमोहन सिंह सरकार पर लगाया गया था और इसमें प्रफुल्ल पटेल पर सवाल उठाए गए थे। उन्हीं प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ अब ईडी ने जांच बंद कर दी है, क्योंकि पटेल अब एनडीए का हिस्सा हैं। इन उदाहरणों के अलावा कुछ और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जैसे दिल्ली शराब घोटाले में पहले आरोपी और बाद में सरकारी गवाह बने अरविंदो फार्मा के मालिक शरत रेड्डी ने इलेक्टोरल बॉन्ड में 55 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए और इन्हीं शरत रेड्डी की गवाही पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक और आरोपी राघव बंगुटा के पिता को बीजेपी के साथी टीडीपी ने आंध्र प्रदेश से उम्मीदवार बनाया है। इस पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर फिर से निशाना साधा है। मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से देते हैं। सबके मन में सवाल था कि भाई 4 में से 1 गवाह का तो अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया, बाकी गवाहों का कौन बताएगा। तो आज हम मुगुंटा रेड्डी और उनके बेटे राघव मुगुंटा रेड्डी के बारे में आपको बता रहे हैं। कल एनडीए यानी कि प्रधानमंत्री जी की जो अलायंस है एनडीए, उसके घटक दल टीडीपी ने उनको अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए उम्मीदवार बना लिया है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अब अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जो मुख्य गवाह है उनके परिवार के लिए वोट मांगेंगे। हमारा सवाल है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ईडी और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी ने देश में इतना बड़ा घोटाला किया है दोस्तों, जिसकी मिसालें अब दुनिया में भ्रष्टाचार का जिक्र होने पर दी जाएंगी। वैसे भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति और अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने ही इलेक्टोरल बॉन्ड को दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला करार दिया है। इस घोटाले में अब कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिन्हें सुनकर, जिसे पढ़कर रूह कांप जाएंगी आपकी, क्योंकि इससे केवल लोगों की जेब पर डाका नहीं डाला गया है, बल्कि जान से भी खिलवाड़ किया गया है। अब बीजेपी से यह पूछना भी जरूरी है कि क्या लोगों की जान की कीमत पर उसने अपनी जेब भरी है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि हार्ट, ब्लड प्रेशर, कोरोना या बुखार जैसी बीमारियों के लिए बनाई गई कई दवाएं परीक्षण के दौरान पैमाने पर खरी नहीं उतरी और इन्हें बनाने वाली दवा कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर सैकड़ों करोड़ रुपए राजनीतिक दलों को दिए और खासकर बीजेपी को इस रकम का बड़ा हिस्सा मिला है। आप जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े देने में शुरू में एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने काफी आनाकानी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद जब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने और भुनाने वालों के नाम और रकम समेत सारे आंकड़े जारी किए गए तो एक अहम बात सामने आई कि कई कंपनियों ने ईडी के छापे पड़ने के बाद बॉन्ड खरीदे और फिर उन पर कार्रवाई रुक गई। और अब एक डरावना तथ्य सामने आया है कि जिन कंपनियों की दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हुए, उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपयों के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के तौर पर दिए। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 23 फार्मा कंपनियों और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करीब 762 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को दिया। इनमें से अधिकतर ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ज्यादा बीजेपी को चंदा दिया। टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड, सन फार्मा लेबोरेटरीज, जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड, हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड, हेटेरो लैब्स लिमिटेड, इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, आईपीसीए लेबोरेटरीज लिमिटेड, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, इन सारी फार्मा कंपनियों की कई दवाएं टेस्ट में फेल हो गईं, लेकिन इन कंपनियों ने भर भर कर बीजेपी को चंदा दिया।
तो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की इस क्रोनोलॉजी को समझने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है दोस्तों कि क्विड प्रो क्वो यानी किसी चीज के बदले में कुछ हासिल करने की उम्मीद के बिना इलेक्टोरल बॉन्ड की यह खरीदारी दवा कंपनियों ने नहीं की होगी। और इन कंपनियों को कुछ हासिल करने की उम्मीद सत्तारूढ़ दल से ही रही होगी, क्योंकि फार्मा कंपनियों का नियंत्रण यानी कंट्रोल आखिरकार सरकार के पास ही तो होता है। सरकार ही फार्मा कंपनियों की रेगुलेटर यानी नियामक है। गुणवत्ता जांच और मंजूरी देने का अधिकार भी उसके ही पास है, यानी दवा कंपनियों के व्यावसायिक हित सीधे सीधे सरकार की कृपा पर चलते हैं। बीजेपी की आर्थिक सेहत मजबूत करने में दवा कंपनियों से मिली रकम का बड़ा योगदान रहा है और इसका खुलासा बीबीसी की रिपोर्ट ने कर दिया है। कोरोना के दौरान यानी 2020 से लेकर 2022 तक देश में लाखों लोगों की मौत हुई और अब भी अचानक हार्ट फेल होने से कई लोगों की जान जाने की खबरें आती रहती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के इस गोरख धंधे में लोगों की जान से खिलवाड़ के साथ साथ न्याय व्यवस्था को भी ताक पर रखा गया है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई 31 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई और 1 और 2 नवंबर को जारी रही, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। लेकिन इसी दौरान 18,350 इलेक्टोरल बॉन्ड की आखिरी खेप साल 2024 में छापकर उपलब्ध करवाई गई। ये जानकारी आरटीआई से मिली है। 21 फरवरी को इस आखिरी खेप की सप्लाई की गई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इस योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की परवाह न करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए। मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन क्या लोगों की जान से खिलवाड़ और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना वाले इस रवैये पर भी मोदी चुप रहेंगे या कुछ कहेंगे, ये देखना होगा। वैसे राहुल गांधी ने ये ऐलान अभी से कर दिया है कि जब वो सत्ता में आएंगे तो ऐसी धोखाधड़ी करने वालों और उनका साथ देने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। तो राहुल गांधी ने चुनाव की 5 अहम गारंटियों के साथ अब एक नई गारंटी और दी है कि जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की। यानी राहुल गांधी की गारंटी में असल में अच्छे दिनों की चाबी दिखाई दे रही है। वहीं अच्छे दिन जिन्हें लाने का वादा मोदी ने किया था, लेकिन फिर लोगों के न केवल अच्छे दिनों को बल्कि देश के लोकतंत्र और संविधान को भी ताले में बंद करने की चाल चली गई। मगर अब इंडिया गठबंधन की हुंकार से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब लोगों के अच्छे और बीजेपी के बुरे दिनों की आहट दोस्तों सुनाई दे रही है। खैर, शायर साहिबा लखनवी ने ठीक ही फरमाया है कि एक बहार आती है, एक बहार जाती है, एक बहार आती है, एक बहार जाती है, गुंचे मुस्कुराते हैं, फूल हाथ मलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।